मैं एग्ज़ाम हॉल के बिल्कुल सामने खड़ा था। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 10 मिनट में एंड मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। ये कोई रील नहीं है, ये रियल है। रियल है। तो उसके अंदर नोटिफिकेशन में क्या था कि एक क्लाइंट का एक मैसेज था, जिस मैसेज में लिखा था कि यार मुझे एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करना है, मुझे पेमेंट कैसे करनी है बताओ एडवांस। तो मैंने सोचा या तो मैं इससे बात करूँ या मैं एग्ज़ाम दूँ। तो मैंने सोचा ड्रॉप आउट। लोग बोलते हैं ना क्लाइंट नहीं है, भाई तुम निकलो, बहुत क्लाइंट है। काफ़ी लोग वो करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि यार मेरे पास क्लाइंट नहीं है, आप रील देख रहे हो, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, रिजल्ट कैसे दूंगा, कैसे चलेगा। तो इसमें जब आपने 25,000 डीएम करे, 10 से 15 क्लाइंट क्लोज हुए, तो आपने 25,000 डीएम करके कितना रेवेन्यू बनाया था? यार ऑन एन एवरेज देखो मेरे चार्जेस अलग थे, बट एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो वेलकम टू द शुभुक शो। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हर्ष गोयल से, किस तरह से उन्होंने केवल 24 की उम्र में ही और 2 साल के अंदर 0 से लेके 10 लाख तक का रेवेन्यू लेके गए। तो चलिए जानते हैं हम हर्ष गोयल से ही। तो कैसे हैं हर्ष भाई आप? एकदम बढ़िया शुभम भाई, एकदम बढ़िया। आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यार। तो मैं आपको हर्ष के बारे में बता दूं यार, जब मैं इनसे मिला ना तो यार इनकी एनर्जी और वाइब एकदम डिफरेंट थी, और जो इनकी बात करने का तरीका है वो जनरली नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतने अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के मुंह से। तो अभी आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने किस तरह से 10 लाख रुपीज़ पर मंथ तक पहुंचे? किस तरह से आपने सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की अपनी लाइफ में? यार देखो हमारी मतलब मैक्सिमम लोगों की जर्नी क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वही नेगेटिव से स्टार्ट, नेगेटिव? जीरो से भी नीचे। कैसे? जैसे कि पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग में था एंड उस टाइम मेरा कॉलेज भी चल रहा था। अच्छा। बट एक दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं एग्ज़ाम हॉल के बिल्कुल सामने खड़ा था। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 10 मिनट में एंड मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, ये कोई रील नहीं है, ये रियल है। रियल है। तो उसके अंदर नोटिफिकेशन में क्या था कि एक क्लाइंट का एक मैसेज था, जिस मैसेज में लिखा था कि यार मुझे एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करना है, मुझे पेमेंट कैसे करनी है बताओ एडवांस। तो मैंने सोचा या तो मैं इससे बात करूं या मैं एग्ज़ाम दूं। तो मैंने सोचा ड्रॉप आउट। एग्ज़ाम हॉल से सामने वापस आ गया मैं। अच्छा। मैं घर गया, मैंने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद मैं मम्मी को बोलता हूँ कि यार मैं कॉलेज नहीं गया, मैं अपने डायरेक्टली रूम में गया था। तो मम्मी ने बोला क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया? मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। इतनी डांट पड़ी पूछो मत। अच्छा। बट फिर मैंने दिखाया कि देखो अब मैं अपना बिजनेस करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 महीने से कर रहा था बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो आपका सो दैट वाज माई फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट क्लाइंट था? फर्स्ट क्लाइंट। हाँ, अच्छा अच्छा। एग्जाम हॉल के सामने मुझे पहला क्लाइंट मिला। तो कितने में आपने क्लोज किया था इसको? ओनली 7,000। 7,000 में? क्या बात एंड है। एज ए कॉलेज स्टूडेंट 6 महीने से बिना इनकम के साथ 7,000 में पहला क्लाइंट। तो मैंने बिग स्टेप था यार कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना, वो भी जर्नलिज्म में। मैं जर्नलिज्म कर रहा था उस टाइम। अच्छा। वो भी SGT से, काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है वो, हरियाणा का। अच्छा। हाँ, तो वो जो क्लाइंट था वो क्या सर्विसेज आपने दी थी उस समय? मैंने उस टाइम उसको पोस्टिंग का दिया था यार। अच्छा ना एडिटिंग करना, ना ग्राफिक करना, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्टिंग। अच्छा। 1 महीने का वो सारा कंटेंट देंगे, हमें सिर्फ पोस्ट करना है, दैट्स इट। अच्छा अच्छा। एक होता है ना फ्रेशर को आप कुछ सिखाते हो स्टार्टिंग में, बेसिक चीज़ें देते हो, तो मुझे वो चीज़ का काम मिला था, नॉट जॉब, फ्रीलांसिंग। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो फिर वहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्या बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए या हमेशा पूरा स्काई रॉकेट जैसे ऊपर गया? नहीं यार, अप्स एंड डाउन इतने थे कि अब ज़्यादा मतलब अब कम दिख रहा था, डाउन ज़्यादा दिख रहा था। अच्छा। जोश में मैंने कॉलेज तो छोड़ दिया, बट पता चला कि ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया और शायद हो सकता है गलत फैसला भी हो सकता था। बट उसके बाद क्या हुआ कि इतनी सारी चीज़ें मतलब गलत हुई लाइफ में। हो सकता है इन्वायरमेंट का फ़र्क हो, क्योंकि जैसे कि यार काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। हाँ। मैं 2 साल घर पे था। अच्छा। ये 21 की बात मैं बता रहा हूँ, जब कॉलेज में था, 21, 22, 23 मैं घर पे था। तो इतना इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप कुछ बना रहे हो तो डेफिनेटली कुछ टाइम घर से बाहर रहो, अलग रहो, आसपास रहो, घर के आसपास कोई घर ले लो, रूम ले लो, छोटा सा ऑफिस ले लो, बट इन्वायरमेंट ऑफिस वाला होना चाहिए। घर के इन्वायरमेंट में क्या होता है, आप काम कर रहे हो, पीछे से आवाज़ आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई अभी आप कभी आपको कुछ काम करना है ना। इन्वायरमेंट में क्या होता है, अगर आप ऑफिस इन्वायरमेंट में हो, आप देखते हो 10 लोग काम कर रहे हैं, आपको आलस आएगा ही नहीं।
वो एक मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है कि जब तुम ऑफिस में बैठकर काम करते हो या किसी वर्क इन्वायरमेंट में बैठकर काम करते हो, तो वो जो तुम्हारा फ्लो क्रिएट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब राइट, अगर तुम महीने में 20 दिन भी वो फ्लो क्रिएट कर लेते हो ना, बिल्कुल, तो तुम कहीं भी बैठकर मतलब तुम किसी भी फील्ड में फाड़ सकते हो, मेरा कहना बड़े तो आराम ये से, है। बड़े आराम से। तो वो फ्लो क्रिएट करना, वो फ्लो घर पे क्रिएट नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली। और एक चीज़ और है, अगर तुम अलग रह के इन्वायरमेंट का फ़र्क जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपको काम करना है ना, तो अपने लिए चीज़ आसान कर लो। जैसे कि अगर आप घर पे हो तो डेफिनेटली आप उठोगे, लैपटॉप खोलोगे, चीज़ें रखोगे, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। बट अगर मान लो आप कहीं और रह रहे हो, ऐसी जगह जहाँ ऑफिस ही है, सामने सब कुछ लगा हुआ है, आप सीधा उठो, सीधा टेबल पे काम चालू, आपको आलस नहीं आएगा। बिल्कुल। घर पे आपको सारी चीज़ सेट करनी है। सेटअप तक पहुंचना, मैं वो साइकोलॉजिकली चीज़ें होती है कि आपको यार काम स्टार्ट करने से पहले 10 काम करने हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बंदे को आलस आएगा। बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए मैंने 2 साल घर पे रहने के बाद ये चीज़ सीखी, थोड़ा लेट सीखा, बट अभी लास्ट 2 साल से मैं मैक्सिमम देखो 24 महीने से 2 या 3 महीने घर पे रहूँगा। अच्छा। पिछले 24 महीनों में अभी भी मैं घर से थोड़ा सा दूर हूँ, घर जाता रहता हूँ, काम वाम पड़ते हैं, बट मैक्सिमम टाइम मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ। और जैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो आपने ये कब डिसाइड किया कि अब घर से निकल ही जाता हूँ मैं? ये यार देखो, आपने एक चीज़ सुनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस चीज़ को मैं बड़ा मानता हूँ। तो 2 साल जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग में मैं घर पे रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मुझे ताने पड़ते थे, घर वाले बोलते थे पैसा नहीं आ रहा, क्या कर रहा है तूने, कॉलेज भी छोड़ दिया, जॉब भी नहीं कर रहा, ऊपर से बनिया फैमिली में, आप समझ सकते हो। तो फैमिली बिजनेस भी चल रहा था हमारा काफ़ी अच्छा खासा, बट वो भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया किसी वजह से। कुछ महीने मैंने वो भी किया, बट हमारा वो बन नहीं पाया, ट्रेडिशनल बिजनेस और अपना ऑनलाइन बिजनेस आजकल ट्रेंड के हिसाब से हमें पता है ना। तो वो भी ट्राई किया, वो भी फेल हुआ। मतलब फैमिली बिजनेस चल रहा है, मेरे लिए फेल हुआ, मैं नहीं कर पाया, सूट नहीं हुआ मेरे को। जॉब भी कुछ महीने ट्राई करी मैंने, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एक जगह पे, 2 जगह पे मैंने वर्क किया था, बट वहाँ भी कुछ बन नहीं पाया। तो वो घर रहकर ही काम किया? घर रह के। अच्छा। और बनिया फैमिली में, फैमिली बिजनेस होने के बावजूद अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको कितने ताने पड़ते हैं, बनिया फैमिली अच्छे से समझ सकती है, राइट। तो फिर वहाँ पे मैंने जॉब क्विट करी, एंड जो मेरा टर्निंग पॉइंट था ना, आपने पूछा घर से निकलने का स्टेप कब बना, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम किया हो, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करता रहता था कि यार कुछ मुझे दिल्ली से बाहर का काम मिले, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। अच्छा। तो मुझे बेंगलोर से एक कॉल आया, एक रेफरेंस आया कॉल, तो उसमें ये था कि उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने जॉब प्रोवाइड की थी बेसिकली मेरे को, आपको फ्री स्टे मिलेगा, फ्री फ्लाइट मिलेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी। अच्छा। आपको कुछ टाइम हमारे यहाँ पे काम करना है। अच्छा। और वो भी सिर्फ 3 महीने काम करना है, क्योंकि उनको एक हेल्प चाहिए थी। उनको जहाँ से रेफरेंस मिला था वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा काम करते हैं सोशल मीडिया में। तो उन्होंने फ्रीलांसिंग या फिर लाइक एज ए प्रोजेक्ट मेरे को काम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे 3 महीने काम करो। अच्छा। अब मैं चलो यार अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी होता है ना कि यार मैं जॉब नहीं करूँगा, ये ईगो होता है, मैं ईगो साइड रखो, पहले दिल्ली से निकलता है। सही बात। तो मैं 3 महीने फिर बेंगलोर गया, वहाँ पे मैंने अच्छे से काम वाम किया। वहाँ पे फिर इशू आया थोड़ा सा, क्योंकि एक होता है ना कि जॉब तो चलो रख तो लिया ईगो को साइड में, जॉब कर लेते हैं, बट वो होता है ना कि एक मैनेजर होता है, कोई बोलता रहता है आपको, फोन करता रहता है कि ये करो वो करो, हम वैसे बंदे नहीं थे, है ना। क्लाइंट बोले एक अलग चीज़ है, एक बॉस वाली चीज़ एक अलग रहती है ना। तो वहाँ पे 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं वहाँ से दिल्ली नहीं आया। मैंने इनफ फंड वहाँ पे जमा कर लिया था, मैं उसी माइंडसेट से गया था कि मुझे वहाँ जॉब तो करनी है, बट उसके बाद मुझे वहीं रहना है। तो मैं इनफ फंड लेके भी गया था, वहाँ सेविंग्स भी करी थी, मिनिमम जितने में मैं रह सकता था, क्योंकि स्टे तो वहाँ फ्री था। अच्छा। वहाँ पार्टी वार्टी करने जाते थे, बेंगलोर आपको माहौल पता ही है, काफ़ी इंजॉय रहता है, काफ़ी खर्चा भी होता है। मिनिमम से मिनिमम कितने में रह सकते हैं, मैंने वो सीखा था बेंगलोर में। बेंगलोर जैसी जगह में कितने में रहते थे? मैं महीने का 5,000 में। 5,000 में महीने का स्टे उनकी तरफ से था, स्टे को हटा के फूड भी उनकी तरफ से था। अच्छा। बट होता है ट्रैवलिंग वगैरह सबसे एक्सपेंसिव बेंगलोर में लगता है ये सब चीजें तो। और महीने में ना करके भी 5-6 बार तो बाहर जाना ही पड़ता था। बिल्कुल सही। और कुछ कपड़े वपड़े लेने, कुछ मैं ज़रूरी चीज़ें,
मैं 5-6 हज़ार में मैनेज कर लेता था, मतलब 15 सैलरी मिलती थी, बाकी खाना पीना उनकी तरफ से, 10,000 सेविंग्स, अच्छा 30,000 मेरे 3 महीने में 30, और कुछ मेरे पास और भी सेविंग्स थी, 40-50-60 मेरे पास हो गया था। तो मैं सोचा चलो 2 महीने का स्टे तो मेरे पास है, अगर मैं खुद से भी करना स्टार्ट करता हूँ तो मैंने रिस्क लिया, मैं वहीं रुका। तो 2 महीने मैंने कोरमंगला, इंदिरा नगर, काफ़ी जो अच्छे पोश एरियाज हैं वहाँ पे हंटिंग स्टार्ट की। अच्छा इतनी धूप में मैंने चलो रिक्शा विक्शा छोड़ो, पैसे बचाते हैं। कोरमंगला में पूरी स्ट्रीट जो है ना कोरमंगला की, मैं घूमा, अच्छा रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बेकरीज, क्लब्स, जो जो चीज़ें थी मैंने सबको रीच आउट किया। अच्छा एक दिन में कम से कम मैं नाना करके 15 जगह जाता था, उनसे बात करता था फिजिकली शॉप टू फिजिकली हाँ, एक स्ट्रीट पे। तो उनको बिजनेस कार्ड देना, एक मैंने प्रिंट करवा लिया था छोटा सा, अच्छा 500 दे के मैंने कुछ डिजाइन खुद ही कैनवा पे करके डिजाइन किया, दे दिया। लोग बोलते हैं ना क्लाइंट नहीं है, भाई तुम निकलो, बहुत क्लाइंट है, हाँ बात तो करो, फिर हर किसी को चाहिए, है ना। तो वहाँ पे 15-20 एटलीस्ट मैं विजिट करता था, और मेरे को 10 दिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, 0, किसी का रिस्पॉन्स नहीं। सब मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे, कोटेशन ले लेते थे, अच्छा बताएंगे करके। फिर 10 दिन बाद एक बंदा क्लोज हुआ, वो भी क्लब था, अच्छा क्योंकि मैं डे में ये रेस्टोरेंट्स कैफेज में जाता था, नाइट में भी क्लब्स में जाता था, लेकिन वो बात नहीं करते थे, या रात के टाइम तो क्लब का रश रहता है हाँ। तो वो बस मैनेजर का नंबर देते थे, आप सुबह आओ, सुबह आके बात करो। तो स्पेशली सुबह क्लब में जाने के लिए मैं सुबह उठता था। अच्छा सुबह सुबह क्लब जाने के लिए सुबह लोग रात को मैं सुबह जाता था जागते हैं क्लब जाने के लिए, भाई साहब सुबह जागते हैं क्लब जाने के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे पहला काम मिला, और उनका था GMB का, गूगल माई बिजनेस पे उनको रैंक करना था। अच्छा जो आपको होता है ना कि बेस्ट क्लब्स इन कोरमंगला, तो एक क्लब मैं नाम नहीं ले सकता, हमने NDA साइन करते हैं हम हर एक क्लाइंट के साथ। अच्छा तो वहाँ पे मुझे उनको रैंक करवाना था गूगल मैप्स पे। तो विद इन 1.5 महीने मैंने उनको रैंक करवाया था फर्स्ट प्लेस पे, विद इन 1.5 महीने, विद इन 1.5 days महीना। में। बेस्ट एक होता है ना कि लोग ढूंढते हैं कि कपल्स के साथ ना जाके अकेला जाने वाले क्लब्स ढूंढते हैं, क्या टर्म होता है वो, मुझे भी नहीं पता, जो भी एक टर्म होता है तो क्लब इतने हाँ, जाते नहीं है एक ना। टर्म होता है वो। तो बेस्ट वो टर्म प्लेसेस इन कोरमंगला, अच्छा क्लब्स इन कोरमंगला। तो उस कीवर्ड पे मैंने रैंक किया था, क्योंकि क्लब की स्पेशलिटी थी कि हम कपल्स को भी एंट्री देते हैं और सिंगल्स को भी एंट्री देते हैं। तो क्योंकि बाकी क्लब्स में क्या होता है, कपल्स की ज़्यादा मेन एंट्री रहती है, तो उसमें मैंने स्पेशली उस कीवर्ड का उनका डिमांड था कि मुझे रैंक करना है, तो विद इन 1.5 महीने को रैंक करवाया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा पेमेंट मिला था, कितना मिला अप्रोक्सीमेटली था? 25-30 हज़ार, 25-30 हज़ार, 1.5 महीने का। वाह क्या बात है। तो उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया किसी वजह से, क्योंकि एक चीज़ होती है यार कि अगर आपको मेन मतलब कोई भी क्लाइंट को रिटेन करना है तो आपको डिलीवरी बेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा और उस टाइम मेरे पास इतनी एक्सपर्ट टीम नहीं थी, 1.5 महीना मैंने खुद से करा, जितना मेरे से हुआ मैंने कर दिया, बट उसको काम भी देना था और रीच आउट भी करने थे, खर्चा भी निकालना था, फैमिली में बात करनी थी, उनको भी कुछ भेजता था मैं उस टाइम। तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा उस टाइम मुश्किल हो गया था। तो उसके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, 5-6 दिन 10 दिन का, मैंने सीखा कि टीम बिल्ड कैसे करनी है, बिजनेस कैसे बनाना है। अच्छा तो वहाँ से मैंने 10 दिन ब्रेक ले ये बनाया कि SOPs कुछ एक चीज़ होती है, मैं SOP ये कौन सी नई चीज़ आ गई। तो फिर SOP बनाया, टीम ढूंढनी शुरू करी, लोकली में ढूंढा मैंने, अच्छा ऑफलाइन, ऑनलाइन मैंने ट्राई किया था, फिर मेरा रायता फैल गया था। मतलब ऑनलाइन वाली चीज तुम ऑफलाइन ढूंढ रहे थे, मतलब ऑफलाइन ढूंढ रहा था, ऑनलाइन काम आप ढूंढ रहे थे, काम तो आपका ऑनलाइन ऑनलाइन था, लेकिन आप बात कर रहे थे ऑफलाइन जगह। ऑफलाइन में। अच्छा मैं बताता हूँ रीज़न। आपने किसी को ऑनलाइन हायर किया, मैं काम करवाने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, भाई काम हुआ, भाई थोड़ा सा बाहर आया था यार, थोड़ी देर में करूँ, शाम में करके दूँ। ऑनलाइन में बड़े पंगे रहते हैं इस चीज़ के, आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा। सही बात है ना। तो एक ऑफलाइन बंदा ढूंढा, एक PG लिया, 3 शेयरिंग वाला, वहाँ पे एक मैं रहता था, 2 बंदे हायर कर लेते हैं, 3 शेयरिंग में हम साथ में रह रहे हैं। अच्छा वहाँ भी पैसा बच गया, क्योंकि मुझे पहला तो पैसे बचाना है, सैलरी भी देनी है, क्लाइंट भी ढूंढने हैं, सर्विस भी देनी है और रिजल्ट भी देना है। तो वहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन था, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक सिटी मैंने ढूंढा, 3 शेयरिंग PG ढूंढा, वहाँ पे सब रहते थे, काम करते थे, काम नहीं करते थे, सामने के सामने, भाई अब बता तुझे कहाँ जाना है। अब तो कोई बहाना भी नहीं है, क्योंकि बहाने मेन होते हैं, आपको पता है टीम के बहाने मेन होते हैं। तो सामने एक ही कमरे में रहेगा तो एक ही कमरे क्या में बहाना बनाएगा। चलो जेन्युइन रीजन आप जाओ, सामने की बात है, फोन पे पता थोड़ा ना चलेगा। बिल्कुल सही है, राइट। तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेन जर्नी की स्टार्ट हुई। अच्छा हाँ, तो उससे पहले क्या था, जब तक मैं दिल्ली में था, घर पे था,
कभी किसी महीने 1 लाख आ गया, किसी महीने एक रुपये नहीं आया, अच्छा ऐसा था। बट बेंगलोर जाने के बाद एक कंसिस्टेंट होगा कि चलो एटलीस्ट 20-25 जेब में बच रहा है, अच्छा, बच रहा है बच या रहा है, कमा ये रहे हो? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है सब काट के, सैलरी वैलरी सब अच्छा। कुछ। तो वहाँ से फिर मेरी मेन शुरुआत बेंगलोर से हुई। तो फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़े? उसके बाद यार कुछ फैमिली का काम वाम था, तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा वापस दिल्ली। अच्छा। तो 2-3 महीने मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया, तो उस सेविंग्स वगैरह थी। वैसे ये वाली चीज़ है ना, ये वाली जो स्टोरी है ये किसी को नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। तो 3 महीने मेरा बिल्कुल काम रुक गया, हम्म। एंड उस 3 महीने में जो मेरी सेविंग्स थी, अब देखो यार बंदे मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी को हटा दूँ तो इट्स नॉट करेक्ट। तो 3 महीने सैलरी गई, अच्छा। 3 महीने सैलरीज भी गई, जो एक्सपेंस थे टूल्स के और भी जो भी एक्सपेंसिव थे सब गए। तो 3 महीने में ऑलमोस्ट मेरा दोबारा जीरो हो गया। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास काम नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी तुम सैलरी काम दे मेरे रहे पास थे। एक भी नहीं था, सैलरी उनको जानी थी। अच्छा। एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, सेल्स वाला बंदा है, वो सेल्स वाला बंदा लीड तो निकालेगा नहीं, उसका काम सेल्स का है, सही बात है। बट सैलरीज उनको जानी थी। तो हम्म। 3 महीने एक मान के चलो, मैं ऑलमोस्ट 3 महीने बाद जीरो पे आ गया। 3 महीने का उनको मैंने नोटिस पीरियड दे दिया था, क्या शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें दोबारा हायर करूँ, और बैकअप के लिए आप ढूंढते रहो, मैं तुम्हें सैलरी देता रहूँगा, है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो 3 महीने बाद मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया, तब टू बी ऑनेस्ट मेरे पास फंड नहीं थे, एंड फैमिली से थोड़ा सपोर्ट मेरे को स्टार्टिंग से कम था इस चीज़ को लेके, क्योंकि एज ए ट्रेडिशनल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है कि एक सेफ साइड हम लेके चलते हैं, या तो आप जॉब करो या फिर अगर फैमिली बिजनेस है तो वो करो, बट मेरे को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इन द एंड में मैंने क्या किया, एक दोस्त है मेरा काफ़ी अच्छा, उससे मैंने 25,000 रुपये उधार लिया। 25 उधार लिया, मैंने एक फ्लैट ढूंढा, उसको मैंने 15-20 हज़ार पे जो भी सिक्योरिटी और रेंट एडवांस में वो दिया, मैंने वहाँ दोबारा से शुरू किया। अच्छा। फिर ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार मैं ऑफलाइन नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था दिल्ली की मार्केट, बेंगलोर की मार्केट दोनों अलग है। बिल्कुल। यहाँ पे ढूंढूंगा, जाऊँगा भाई डिजिटल मार्केटिंग, और ये क्या होता है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। मैं मानता हूँ बेंगलोर की जो मार्केट है ना, जो लोकल वेंडर्स हैं वो थोड़े एजुकेटेड इस चीज़ को लेके कि मार्केटिंग कोई चीज़ होती है। दिल्ली में थोड़ा अवेयरनेस आना बाकी है। अभी बेंगलोर तो अपने आप में एक आईटी का हब है, आईटी का हब है, तो लोग ऑब्वियसली वहाँ पे जानते हैं कि बिल्कुल जो लोग डिजिटली ग्रो करते हैं वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। बिल्कुल। बट दिल्ली में ऐसा है कि दिल्ली में वर्सेटाइल है, मल्टीपल चीजें चलती है ना, तो वहाँ पे आईटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें चलती है। राइट। तो शायद इस वजह से लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है। यहाँ पे माइंडसेट क्या है ना, कि अगर मैं आपको बोलूँगा 10,000 में आपका ये सोशल मीडिया करके दूंगा, आपको क्लाइंट आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो बोलेंगे 1,000 रुपये का मैं पैम्पलेट छपवा लूँगा, वैसे आ जाएंगे, आसपास भी को आ जाऊँगा। तो थोड़ा सा माइंडसेट मुझे लगता है दिल्ली में चेंज होने की जरूरत है। ऐसे नहीं पूरा दिल्ली, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ के लोकली में, जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, वो भी एक आईटी हब है, स्टार्टअप हब है, बिल्कुल, वहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है। बट मेरा उस टाइम इतना बजट नहीं था कि यार मैं डेली बेसिस पे वहाँ आना जाना करूँ, क्लाइंट ढूंढने का हंट करूँ। तो मैंने ऑर्गेनिकली स्टार्ट किया। काफ़ी लोग वो करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि यार मेरे पास क्लाइंट नहीं है, आप रील देख रहे हो, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मतलब स्क्रॉल कर रहे हो, क्लाइंट नहीं है। यार मैं कैसे काम करूँगा, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, रिजल्ट कैसे दूंगा, कैसे चलेगा, राइट एक्शंस नहीं ले रहे, राइट एक्शन नहीं है। और आउटरीचिंग के नाम पे लोगों को क्या पता है, आप इंस्टा पे डीएम कर लो, लिंक्डइन पे डीएम कर लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से ईमेल निकाल के वो कर लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार। उसमें भी वो मैसेजिंग ठीक नहीं रहती लोग, वो अंदर की बात है। चलो बिल्कुल। आपको स्कूल प्लेटफॉर्म पता होगा, स्कूल अच्छा, SKO वो SKWL, क्या नाम है उसका, एक कम्युनिटी है वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिटीज मिल जाती है। उसका नाम क्या है जिसने स्टार्ट किया था? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। ठीक है, चलो जाने दो। हाँ। तो वहाँ पे लोग ट्राई नहीं करते, कुछ पता ही नहीं है कि स्कूल पे कम्युनिटी है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी निश के अंदर हो, वहाँ पे अपनी कम्युनिटीज ढूंढो, ज्वाइन करो, वहाँ पे साफ दिखता है भाई ऑनलाइन बंदे हैं, उनको डीएम करो, फ्री है, कुछ चार्ज थोड़ा ले रहे हैं। सही बात है, फ्री कम्युनिटीज़ है। उसी तरीके से अपोलो ट्राई करो, फैंड बस्टर ट्राई करो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे टूल्स हैं। ये के ज़माने में अगर तुम ऑफलाइन जाके आउटरीच करोगे तो कैसे चलेगा? सही है ना, बिल्कुल। तो लोग कंप्लेंट इस चीज़ को करते हैं, भाई मैंने सारे प्लेटफॉर्म जितने हो सकते थे मैंने फाइंड आउट किए, जितने हो सकते थे। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं दिन में कितने आउटरीच करता था, कितने करता आप आइडिया लगाओ, सब मिला के, मेल्स, डीएम्स, AI टूल्स जितने हो सकते हैं। एवरेज आदमी तो 100 कर लेता है, और क्या है। और थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा 200 300, मैं दिन में 800 डीएम करता था,
800 800 DM। मेरे पास मल्टीपल आईडीज थी, अच्छा। हर एक आईडी पे लिमिट होती है, हम्म तो मैंने मल्टीपल बना दी। लिंक्डइन की मल्टीपल आईडीज, टूल्स के मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस, तो जितने पैसे पॉसिबल होते थे 800 DM पर डे। फिर भी मेरे को 1 महीना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा। 1 महीना, क्योंकि इन एंड में है तो कोल्ड DMs ना, तो कोल्ड मतलब आउटरीच। तुमने 800 इंटू 30 करें तो लगभग 24,000 कुछ हो गया। 24,000 25,000 लोगों 24-25,000 को DMs। रीच करा था। हाँ, लेकिन वो 24,000 DM ऐसे थे, मुझे अगले महीने आउटरीच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। मुझे उस 24,000 में से उस कम से कम 2 से 4% रिस्पॉन्स आया था, जो कि क्लोजिंग के लिए था। अच्छा। अपॉइंटमेंट तो एक डिफरेंट नंबर है, क्लोजिंग का था वो। क्लोजिंग का अब लगा लो कितना होगा। मतलब तुमने 25,000 का 2% भी निकाला जाए तो 500 500। 500। बट मेरे पास टीम नहीं थी उस टाइम, अच्छा। टीम चली गई थी, उनको छुट्टी दे दी थी। तो मैंने उनमें से जितने मेरे से पॉसिबल थे हैंडल करना, मैंने उनको क्लोज करा 10-15 क्लाइंट। बाकी फिर वो क्लाइंट्स हो गए तो चले गए। बट स्टिल मेरे पास क्लाइंट का बेस हो गया था। बिल्कुल सही है। और क्लाइंट मेरे पास थोड़े प्रीमियम रहते थे उस टाइम, क्योंकि चार्ज में थोड़े ज़्यादा थे। क्यों ज़्यादा थे? या तो पैसे बचा लो या रिजल्ट ले लो। बिल्कुल सही तो बात। मेरे पास मल्टीपल निशेस के कोचेस थे। आपका इंस्टाग्राम कोच हो गया, यूट्यूब कोच हो गया, मैनिफेस्टेशन कोच हो गया, सेल्स कोच हो गए, अच्छा। है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस के लिए साथ हम वर्क करते थे। हमने सोचा था कि हमारे एक SOP है, जो मैंने स्टार्टिंग में सीखा था बेंगलोर में, कि एक SOP रखेंगे सबसे बेसिक, कि मिनिमम क्लाइंट उठाएंगे, उनको सर्विस देंगे, उनको रिटेन करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने आउटरीच बंद किया, आप अगले दिन क्लाइंट के लिए ढूंढोगे, बिजनेस फिर आपको दिक्कत, बिजनेस डेड। तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये था कि आप बेस्ट टीम उठाओ, बेस्ट सर्विस दो, रिटेन वो खुद करेगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भले आप खुद बोलेगा कि सर सेकंड मंथ का प्लान क्या है, सेकंड मंथ हम क्या करने वाले हैं, क्लाइंट खुद बोले आगे क्लाइंट खुद बोलेगा कि भाई इस महीने मेरा ये रिजल्ट था, सेकंड महीने मुझे डबल करना है, 30% बढ़ाना है। अच्छा। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। लोग फोकस करते हैं आजकल, जो मेनली फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स हैं, क्लाइंट उठा लो, क्लाइंट बहुत है मार्केट में, एक बार क्लोज कर लो, सर्विस ले ना ले 1 महीने की बात है, अगले महीने दोबारा ढूंढ लेंगे, नाम खराब होता है मार्केट में। फिर उसके बाद मेरा ही बहुत हुआ था। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास इतनी अच्छी टीम नहीं थी कि मैं उसको बेस्ट रिजल्ट दे सकूं। अब देखो एक चीज़ होती है इसके अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर मेनली, अगर आपके पास कंट्रोल है किसी चीज़ का, तो आप उस क्लाइंट को उठाओ। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, मान लो मैं एक एजेंसी ओनर हूँ और मेरे पास फ्रीलांसर्स हैं, मैं काम उठा के उनको दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली 80% 90% चांस है कि आपका काम खराब होगा, क्योंकि फ्रीलांसर आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में। उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने वेंडर्स भी देखेंगे, तुम्हारा काम भी करेंगे, डेफिनेटली लेट होगा, टाइमली मिलेगा नहीं। तो मेरे हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, नाम किसका खराब हुआ, फ्रीलांसर्स को जानते नहीं है, नाम मेरा खराब हुआ। बिल्कुल। ये होता है ड्रॉप सर्विसिंग। ये एक डिफरेंट मॉडल आजकल चल रहा है कि आप क्लाइंट उठाओ, किसी और को दे दो, बीच में पैसा कमाओ। बिल्कुल सही है। ये मॉडल चलेगा अगर कंट्रोल है तो। या तो फ्रीलांसर के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट हो कि तुम फ्रीलांस बेसिस पे करो, फुल टाइम मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कंटिन्यूस काम दूंगा, तो ये तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, वो तुम्हारे सुनेंगे। या तो फुल टाइम, अगर तुम्हारे पास बजट है तो अच्छा खासा। सही बात है। तो इसमें जब आपने 25,000 DM करे, 10 से 15 क्लाइंट क्लोज हुए, तो आपने 25,000 DM करके कितना रेवेन्यू बनाया था उस वक्त? यार ऑन एन एवरेज देखो मेरे चार्जेस अलग थे, बट एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो उस टाइम मेरा 1.5-2 लाख रुपए रिवेन्यू बना था। अच्छा। हाँ, सब मिला के रिवेन्यू था ये। प्रॉफिट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 20-30% आप लेके चल सकते हो। ये फर्स्ट मंथ की बात थी, सेकंड मंथ की सॉरी, फर्स्ट मंथ तो बिल्कुल ब्लैंक चला गया था, और सेकंड मंथ ये था कि यार एक क्लाइंट क्लोज होगा, मैं रेंट दे दूंगा सबसे पहले। सबसे पहले ये सबसे पहले रेंट निकालना है, क्योंकि काम करने के लिए जगह भी चाहिए। बिल्कुल। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि घर पे थोड़ा काम मुश्किल होता है, आपने भी चीज़ फेस की होगी, मल्टीपल लोग करते हैं मेरे पास, और भी देखो फ्रीलांसर्स हैं, तो वो भी ये चीज़ करते हैं कि यार मैं घर पे हूँ, थोड़ा काम में डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने नोटिस करा कि चीज़ थोड़ा सा लैग करता है इंडियन फैमिली के अंदर। तो ये सीन था। तो फिर इसके बाद आपकी आपने इसको स्केल कैसे किया, काम को आगे कैसे बढ़ाया? उसके लिए देखो मैंने एक रिस्क लिया था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लोन नहीं लेना चाहिए। अच्छा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, कि यार बड़ा धीरे धीरे स्केल हो रहा है, 25,000 DM करो, फिर 10-15 क्लाइंट आएंगे, फिर जाके यार तुम्हारा 1-1.5 लाख रिवेन्यू बनेगा, प्रॉफिट भी नहीं। प्रॉफिट बनता तो चलो कुछ सोचते हैं,
मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने चलो थोड़ा रिसर्च करते हैं फंडिंग के ऊपर या फिर फाइनेंस के ऊपर। मैंने सीखना शुरू किया। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप लोन उठा रहे हो किसी का कर्जा चुकाने के लिए या फिर डेप्रिसिएशन एसेट खरीदने के लिए तो बेकार है। बट अगर आप एप्रिसिएशन चीज़ हो कोई भी, जैसे लैंड वगैरह होगी या फिर बिजनेस के लिए ले रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो लोन तुम्हारे लिए अच्छा है। तो मैंने किसी पर्सनल एक दोस्त है, तो उससे मैंने पैसे उठाए, बड़ा रिस्क लिया इस बार। मेरी आदत है स्टार्टिंग से रिस्क लेने की। कॉलेज छोड़ दिया, बेंगलोर चले गए, दिल्ली छोड़ दिया। तो फिर लोन लिया उस वक्त आपने? इस टाइम भी मैंने रिस्क लिया, मैंने 2 लाख रुपए उठा लिए। 2 लाख का लोन? डायरेक्ट 2 लाख उठा लिए। पर्सनल लोन? अच्छा। एक बंदे से बिजनेस के नाम पे कि यार मुझे बिजनेस के नाम पे, क्या मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना था। मैंने एक प्रॉफिटेबल फनल ढूंढा ये उठाने से पहले। टेस्टिंग के लिए मैंने 10-15 हज़ार मैंने अपनी तरफ से भी लगाए थे कुछ टाइम। तो मेरे को वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिला था। तो फनल मेरे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा कि अगर देखो 2 दिनों में बंद कर उसको दोबारा चलाऊंगा ना, वो सेम परफॉर्म करेगा। ऐसा फनल था वो। तो उससे मैंने 2 लाख रुपए उठाए, 2 सेल्स क्लोजर हायर किए, एक टीम मेंबर हायर किया ऑपरेशंस के लिए। अच्छा। क्योंकि एक बार को डिलीवरी हम देख सकते हैं बट ऑपरेशंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऑपरेशन सेल्स क्लोजर हायर किए, मैक्सिमम पैसा मैंने ऐड पे लगाया। अच्छा। मेरी बहुत ऐड चली थी उस टाइम, 2-3 महीने चली, ज़्यादा नहीं। बट उस टाइम इतना था कि मेरा उसके बाद, इस लास्ट दिसंबर की बात है 2024 की, मेरा रिवेन्यू टच हुआ था 10 लाख। 10 लाख वो 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद? अच्छा। 10 लाख पर मंथ रिवेन्यू। तो वो 2 लाख जब आपने इन्वेस्ट किया तो उसके कितने टाइम बाद आपको 10 लाख तक पहुंच गए थे आप? यार मेरे को 4 से 6 महीने लगे थे। 4 से 6 महीने लगे? दिसंबर में, जनवरी मान के चलो। अच्छा। जनवरी तक मेरा 10 लाख रिवेन्यू पहुंच गया था पर मंथ। 2 लाख चुका दिया पूरा? ऑफ कोर्स। वो तो 2-3 महीने में मैंने वापस दे दिया। तो अच्छा, 2-3 महीने में वापस कर दिया इंटरेस्ट के साथ। तो ये 10 लाख किया, तो 10 लाख में आपका प्रॉफिट परसेंट कितना था? उसमें थोड़ा सा कम था क्योंकि उस टाइम सैलरी ज़्यादा थी। एक्सपर्ट टीम लेनी है तो आपको एक्सपर्ट पैसा भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम मेरा 25% था कुछ। 25%? 25-30%। बहुत सही है फिर भी। तो अभी आप 0 से लेके 10 लाख तक पहुंचे। अगर आप किसी को सजेशन दोगे कि कोई और सामने वाला बंदा स्टार्ट करना चाहता है ना, जैसे जो भी कोचेज है, कंसल्टेंट है, या जितने भी बिजनेसमैन है, वो अगर अपने बिजनेस को 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में और 10 लाख तक ले जाना चाहते हैं, तो उनकी क्या प्रोसेसेस होनी चाहिए? एड्स के साथ, एड्स के बिना? दोनों तरीके से बता दीजिए। एड्स के बिना देखो यार, आप कंटेंट बनाना शुरू करो। आज के ज़माने में सबसे मेन पावरफुल चीज़ है कंटेंट। एक बार को अगर आपकी ऐड बंद होगी, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपका कंटेंट चल रहा है तो आपको शायद 0 से स्टार्ट कभी ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात है, जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट। अगर आपकी किसी दिन ऐड परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी कॉस्ट पर लीड हाई जा सकती है, तो शायद आपका लॉस हो सकता है। अगर किसी दिन ऐड ही ना चले तो क्या करोगे? बिल्कुल। कोई सेकंड सोर्स ऑफ लीड नहीं है ना, लीड जनरेशन। बट अगर आपका पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, आपका कंटेंट आप डेली बेसिस पे डाल रहे हो, आपका भाई एक दिन नहीं चलेगा, चलो एक रील डालते हैं, वहां से लीड्स आ जाएगी। आपकी ट्रस्टेड ऑडियंस बनी हुई है। तो अगर आपको विदाउट एड शुरू करना है 0 से बिल्कुल, तो कम से कम 3 महीना आप कंटेंट पे दो। 3 महीने अगर आपने कंटेंट पे दे दिया, आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कम से कम 2 साल दो। 2 साल दो। सही 3 महीने की बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए, कि 3 महीने अगर आप कंटेंट रेगुलरली बना रहे हो डेली बेसिस पे, बिना कोई आलस करे, बिना कोई एक्सक्यूज दिए, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, 3 महीने बाद आप बेसिक वेबिनार स्टार्ट करो, जैसे हमने कोचेस के लिए पूछा। अच्छा। वहाँ पे आप स्टोरी डालो, रील प्रमोशन करो, डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हो। बेसिक कुछ 50-60-100 लीड तो आएगी। 100 लीड के साथ अपना वेबिनार करो, कुछ तो क्लोजिंग होगा, स्टार्ट तो होगा, फिर धीरे धीरे स्केल करो। जैसे जैसे आपका वेबिनार में फंडिंग आना स्टार्ट हो, सबसे पहले कहाँ लगाओगे? एड्स में। क्योंकि आपका मेन सर्विस क्या है? आप कोचिंग देते हो, आपको टीम की इतनी जरूरत है नहीं। स्टार्टिंग में आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव कोर्स है, जो भी है, आप स्टार्टिंग 1% कर सकते हैं। 1% से स्टार्ट तो करो। एक स्टूडेंट तो आप तब भी दे सकते हो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। जैसे जैसे आपके स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, आप एड्स में पैसा लगाओ। अच्छा, तो फिर ये अगर कोई एड्स में लगाना स्टार्ट करे तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर छोटी मोटी कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे? देखो, अगर आपको एड्स में पैसा लगाना है
तो लैंडिंग पेज भी मैटर करता है, अच्छा आप क्या वीडियो ऐड में बोल रहे हो वो भी मैटर करता है, अच्छा और जो आपकी ऐड चला रहा है वो बंदा सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा अच्छा क्योंकि ऐड अगर आपकी अच्छी नहीं चली तो कितना भी अच्छा लैंडिंग पेज हो, ऐड दिखी नहीं है तो कौन देखेगा लैंडिंग पेज। आपकी ऑडियंस को ऐड दिखानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी ऑडियंस मान लो कोचीज़ हैं और मेरी ऐड चल रही है ज्वेलरी शॉप वाले वेंडर्स को, कोई लेगा? उसको समझ में नहीं आएगा कितनी अच्छी कॉपी हो, सही है ना। और वर्ड्स वो चुनो, अगर मान लो कोचीज है या फिर स्टॉक मार्केट वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल कोई कोच है स्टॉक मार्केट सिखाता है और मेरी ऐड में स्टार्टिंग में ही 2 कलर्स हैं, रेड और ग्रीन, तो काफी मैटर करेगा, वो क्यों देखेगा, आपके चांस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही है। और मैं यूज कर रहा हूँ पिंक ब्लैक कलर का, तो देखेगा, बट हो सकता है कि चांसेस थोड़े कम हो। 10 में से पहले 4 बंदे देख रहे थे, ग्रीन और ये रेड यूज करने के बाद शायद 8 बंदे देखें। आपकी कॉस्ट पर लीड इसमें कम पड़ेगी। आपकी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से आप वर्ड यूज़ करो, आप अपने कलर्स यूज़ करो, आप अपनी कॉपी यूज़ करो, जो भी चीज़ है ऑडियंस के हिसाब से। ऐसे नहीं मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं सब कुछ समझ डालूंगा। बिल्कुल राइट। तो जैसे ये आपने जो कलर्स वाले पॉइंट बताए, तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट साइकोलॉजिकल पॉइंट ये आपको तभी पता लगेंगे जब आप खुद मार्केट में उतरेंगे, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल चीजें करेंगे, राइट, तब जाके तुम्हें पता लगेगा। बिल्कुल। अगर आपकी ऑडियंस देखना चाहते है कुछ, आप दिखा रहे हो कुछ, अभी ट्रेंड कुछ चल रहा है, आप पिछले 2 साल वाला ट्रेंड लेके आ रहे हो, बंदा तो स्क्रॉल ही कर देगा ना। इन द एंड में आपकी ऐड कहाँ दिखने वाली है? इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब बंदा रुकता कब है? अटेंशन स्पैम क्या है? 2-3 सेकंड। 2-3 सेकंड स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड आपने रोक लिया तो आप जीत गए। आपकी ऐड दिखेगी, आपका कॉस्ट पर लीड कम पड़ेगा, आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। जितने ज़्यादा आपकी लीड देखेंगे, एल्गोरिथम उसको और पुश करेगा, तो वहाँ पे आपकी लीड्स का फ्लो बढ़ जाएगा। और एक हैक बताता हूँ कॉस्ट पे लीड कम करने का। अगर आप कोई ऐड देखते हो, आप उस बंदे के बारे में अगर इंटरेस्टेड हो कि इसका वेबिनार या प्रोडक्ट लेना चाहिए, आप कहाँ सर्च करते हो? गूगल पे। बट आपके तो गूगल पे कुछ नाम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपका कन्वर्जन कम हो गया, आपकी कॉस्ट पे लीड हाई चलेगी, है ना। तो अगर आप ब्रांडिंग पे भी थोड़ा फोकस करते हो, इसलिए कंटेंट डालो, ब्रांडिंग पे ही फोकस करो कि आपकी कुछ ऑर्गेनिकली पीआर वगैरह कर सकते हो। पीआर चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है। मैंने ट्राई किया हुआ एक क्लाइंट के ऊपर, तो उसका जब कॉस्ट पर लीड मान लो अगर 50 रुपये है, तो ऑलमोस्ट 30 रुपये चला गया ब्रांडिंग की वजह से। ब्रांडिंग की वजह से नाइस। अगर उसका प्रोडक्ट के बारे में कुछ सर्च करा गूगल के ऊपर, उसका नाम दिख रहा है तो ट्रस्ट बनता है ना। अगर आप मेरा नाम भी डालोगे हर्ष गोयल, आपको मेनली फर्स्ट पेज पे पूरा गूगल का मेरा लिंक्डइन दिखेगा, इंस्टाग्राम दिखेगा, आर्टिकल्स दिखेंगे, कुछ वीडियोस भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे ट्रस्ट बनेगा। कोई मेरे बारे में सर्च करेगा तो पता चले हाँ ये जेन्युइन बंदा है ना। तो वहाँ से भी एक हैक है कि आपका कॉस्ट पर लीड कम पड़ सकता है। एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो पूरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर खुद की आईडी बना के कंटेंट तो डालो। राइट, नॉर्मल कंटेंट ही डालो। राइट। वो बोलता है ना क्वालिटी और क्वांटिटी, क्या फोकस करना चाहिए? पहले 3 महीने क्वांटिटी पे फोकस करो कि जितना कंटेंट हो सकता है भर दो, जितना दिमाग में नॉलेज है सामने लाओ, वीडियोस में बोलो, डाल दो। उसके बाद क्वालिटी पर फोकस करो। बिल्कुल सही। आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, क्वालिटी डाल के क्या करोगे? देखने वाला कौन है? बिल्कुल सही। 0 फॉलोवर, आप बेस्ट से बेस्ट माइक ले लो, एयरपोर्ट ले लो, जो भी ले लो, क्या फायदा? कोई देखने वाला है? क्वांटिटी पे फोकस करो। बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा है। तो जैसे और अब दूसरी चीज आपका ही, जैसे आप अभी एजेंसी रन कर रहे हो, आपकी एजेंसी का नाम है बिजनेस स्पीक्स। राइट। तो अगर कोई बंदा एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है खुद की, है ना, मतलब उसको कुछ नहीं पता, एकदम बिल्कुल जीरो पे बैठा है, वो उसको कोई भी अंदाजा नहीं है कि भाई एजेंसी स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या क्या करना होता है, इवन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, तो वो पूरा प्रोसेस एक बार ऑडियंस को बता दो ताकि उनको सीखने को मिल जाए कि एजेंसी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एजेंसी स्टार्ट करने से पहले ना आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहले तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना आप ये देखो स्किल क्या है। अगर आप बात करो कोई स्किल ही नहीं है, कोई कोर्स वोर्स मत लो, सब कुछ मिलता है यूट्यूब के ऊपर। एक टर्म डालो, अगर तुम्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना है, 2 दिन निकालो दिन के, सिर्फ महीने के 2 दिन। 2 दिन क्या करो, अपने आप को बंद करो, लॉक करो कमरे में, कुछ मत करो, ना फालतू कॉल ना मैसेज, अगर कोई क्लाइंट है तो उसको भी हटा दो। 2 दिन यूट्यूब पे जितना भी तुम सीखना चाहते हो एक स्किल के ऊपर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना मान लो मेरे को, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर जितना कंटेंट है सारा देख लो। चाहे तुम्हें 5 दिन लगे, सारा कंटेंट देख लो, तुम्हें आधी से आधी चीज़ पता चल जाएगी।
पूरा पूरा दिन सिर्फ उसके बारे में देखो, पॉडकास्ट उसके बारे में देखो, आर्टिकल उसके बारे में पढ़ो, रील्स उसके बारे में देखो, लिंक्डइन पे टेक्स्ट उसके बारे में पढ़ो, ट्विटर पे लोगों फॉलो कर लो उसके बारे में, सिर्फ उसका कंटेंट देखो। दिन रात तुम्हारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट यही होना चाहिए। 5 दिन बाद 6 दिन बाद जितना तुम्हें टाइम लगे लो, स्किल सीखो, फिर फ्रीलांसिंग करो। अच्छा। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग से। और अगर फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी, तुम्हें करना है कि जल्दी स्केल करना है, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉप सर्विसिंग। आप क्लाइंट उठाओ, फ्रीलांसर्स ढूंढो फाइवर, अपवर्क पे, या फिर लिंक्डइन पे भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। स्टार्टिंग के लिए आपको सस्ते लेने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट मार्जिन बचाना तो, राइट। तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट उठाओ, आउटरीचिंग करो, लीड जनरेशन करो, उनको प्रोजेक्ट दो, प्रॉफिट कमाओ। ड्रॉप सर्विसिंग इजी मॉडल। 2 ही चीज़ें पहले कर सकते हो। अगर आपके पास इनफ फंड आ चुका है, अगर 10-15 हज़ार भी है, सबसे पहले एक MSME ले लो। अच्छा। अपने एक नाम सोच के एजेंसी बनानी, तो MSME लो, एक अपना अकाउंट बना लो एजेंसी नाम से, या फिर अपना पर्सनल अकाउंट से, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और उसके बाद कंटेंट डालना शुरू करो और आउटरीच करना स्टार्ट करो। अच्छा। लेकिन इस बार एज अ पर्सन नहीं, एज अ एजेंसी ओनर। डॉक्यूमेंटेशन क्या रेडी होनी चाहिए, आपके पास पहले से कुछ एग्रीमेंट रेडी होने चाहिए, एक जो आपकी टीम के साथ होते हैं, टीम के साथ, क्लाइंट के साथ, कोटेशंस, PPT, प्रेजेंटेशंस, जो भी है, इनवॉइसेस के सॉफ्टवेयर फ्री वाले काफी मिल जाते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं यार, स्टार्ट कैसे करूं, सारी चीजें तो फ्री मिल रही है यार। ज़ोहो पे तुम्हारे 1000 इनवॉइस फ्री हैं, डालो, है ना। आउटरीचिंग के लिए सारे प्लेटफॉर्म फ्री है, डालो। कंटेंट डालने के लिए कोई पैसा लेता नहीं है, कंटेंट डालो। आउटरीचिंग के बहुत तरीके हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मेनली तो यही चाहिए, बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे आपको बाद में पता चलेगा कि यार ऑन बोर्डिंग के लिए तो मेल जाता ही है, ऑन बोर्डिंग का टेम्पलेट लगता है, ऑफ बोर्डिंग के लिए भी लगता है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो मैं आपका कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने आपका फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज बना के दे दिया, आप 10 दिन बाद आ रहे हो कि चेंजेस करने यार। सही बात है। तो जिस दिन आपका कंप्लीट होगा, मान लो दोनों तरफ से, हाँ, आप एक ऑफ बोर्डिंग मेल डाल दो। मेरे साथ एक चीज हुई थी, एक क्लाइंट का मैं काम कर रहा था सोशल मीडिया का और गूगल एड्स का। तो उसमें क्या हुआ, 1 महीने बाद मेरे कॉल आता है कि अरे आपको एक्सेस दिया था, तो मेरा मतलब ये चल नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा, और लॉगिन दिखा रहा है दिल्ली में, क्लाइंट कहीं और का था। हमारी तरफ से तो कोई लॉगिन क्यों करेगा, काम खत्म हो गया। कि नहीं भाई आपने किया है, क्योंकि दिल्ली में तो आप ही रहते हो, आपके पास एक्सेस था, मैंने किसी और को थोड़ा ना दूंगा। तो वहां से मैं सीखा कि यार ऑफ बोर्डिंग बड़ी जरूरी है। जिस दिन आपका प्रोजेक्ट खत्म हो, आप एक ऑफ बोर्डिंग मेल डाल दो कि भाई आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, यू कैन चेंज योर पासवर्ड, इतना डाल दो, करे ना करे हमारी तरफ से काम खत्म। तो ये चीजें बाद के लिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग से चीजें ध्यान रखते हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी हैं तो बेस्ट रहता है। और एक चीज और, क्लाइंट ट्रैकिंग, ये डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है, शीट पे बना लो। अच्छा। कि अगर आपको एक क्लाइंट मिल रहा है तो उसके पीछे आपका एक्सपेंस कहाँ पे क्या जा रहा है, लोग ट्रैकिंग नहीं करते। इनकम कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंस कहाँ कितना जा रहा है, किसी चीज़ का ट्रैक नहीं है। मेरे को अगर 10 रुपये का भी काम आ रहा है तो मेरे पास पूरी शीट बनी हुई है, कौन से क्लाइंट का कौन सा बंदा काम कर रहा है। अब टीम मैनेज करना दिमाग में तो नहीं हो पाएगा ना, कौन सा क्लाइंट है, उसका क्या काम चल रहा है, कितना काम हुआ और कौन कर रहा है और उसको कितना पे करना है, सारी चीज़ें ट्रैकिंग होनी चाहिए। एक जगह मैंने सुना भी था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो तुम उसे ट्रैक करना स्टार्ट करो, राइट, मेजर करना स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली। इवन ये बिजनेस में ही नहीं, अगर किसी को जैसे अपना वेट लॉस करना है तो तुम अपना वेट ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो तुम धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ऐसे बोलेगा कि यार अब इसको कम करना है, कम करना है, कम करना है। अगर तुमसे कोई हैबिट नहीं बन रही है तो तुम उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो तुम्हें जब रोजाना वहाँ पे क्रॉस दिखेंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ही बोलेगा कि यार अब इसको राइट करना है। नहीं, अगर वहाँ दिखे ना 100 ग्राम भी बढ़ गया, बेशक कुछ छोटा सा है, 100 ग्राम बढ़ गया यार, लेकिन वैसे तो पता नहीं चलेगा, नहीं ट्रैक करो 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ रहा है, कैसे उसको कम करते हैं यार। अंदर से वो एक हार्मोन होता है ना, साइकोलॉजिकली इसको कम करना है यार। तो ये और ये काफी सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, एटॉमिक हैबिट्स में भी ये लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी भी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हो, मेजर करना स्टार्ट कर दो, राइट, एग्जैक्टली। तो ये है पूरा मतलब एग्रीमेंट एजेंसी के पीछे मतलब पूरा ये, राइट। तो आपने अभी वर्ड यूज किया था फ्री टूल्स, है ना, तो कौन कौन से ऐसे लाइक कुछ आउटरीच के फ्री टूल्स बताओगे आपकी, जिनसे लोग उन टूल्स के थ्रू आउटरीच कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके? बिल्कुल, अगर देखो आपको बल्क आउटरीचिंग करनी है तो ऑटो IGDM है, फैंटम बस्टर है,
जो कि आपकी कॉम्पिटिटर के फॉलोवर्स निकाल लेते हैं। अच्छा। वो आपका एक प्रॉपर शीट बना के दे देगा, आपकी ईमेल आईडी, यूजर नेम, कमेंट जो भी है, और ऑटो आईजी डीएम से उसको आप बल्क डीएम भी कर सकते हो, और गूगल वर्क स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैक्सिमम टूल्स यहाँ पे पेड हैं, मैं फ्री की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 14 डेज इनको फ्री ट्रायल मिलता है। अच्छा। 14 डेज अगर आप बल्क आउटरीचिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली क्लाइंट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। दिन में आप 500 का डीएम करोगे, 15 दिन में क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे अगर बल्क आउटरीच करते हैं तो ब्लॉक नहीं होते हैं? सिर्फ 40 करो ना, सिर्फ 40? अच्छा, एक स्टार्टिंग ID से स्टार्टिंग से 40 एक आईडी किसने नहीं बोला यूज़ करने के लिए, 10 आईडी बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम पैसे तो मांग नहीं रहा ना भाई, नई आईडी बना रहे हो चलो पैसे दो, बनाओ 10-20 जितनी बना सकते हो, मैनेज करो बस। हर एक के साथ अलग अलग टूल खरीदो, फ्री ट्रायल 14 डेज का मिलता है, करो आउटरीच। अच्छा है। एक तो क्या 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 नाम बताया? ऑटो आईजी डीएम, फैंटम बस्टर, गूगल वर्कस्पेस यूज कर सकते हो डिफरेंट मेल यूज करने के लिए, क्योंकि अगर एक मेल से करोगे स्पैम में चला जाएगा। अच्छा। जितने मेल आप करते हो। यूट्यूब ट्राई करो, यूट्यूब पे फिल्टर डालो कि भाई अगर आपकी कोई नीश है, मान लो मैं कोचेज ढूंढना चाहता हूँ, कौन से कोचेज, एग्जाम्पल आप बताओ कोई भी सेल्स कोचेज मान लो, सेल्स कोचेज, तो मैं सर्च करूँगा हाउ टू ग्रो माई सेल्स, ये टर्म सर्च किया, अब सारे कोचेज आएंगे जो इसके बारे में बता सकते हैं। फिल्टर डाल दो कि लास्ट 1 महीने में किसी ने वीडियो डाली है। अच्छा। उनके प्रोफाइल निकालो, उनके प्रोफाइल पे जाओ, ईमेल मिल जाता है, ईमेल करो। कितना आसान है। लिंक्डइन पर तो सीधा डीएम करो, लिंक्डइन पे डालो, वहाँ पे प्रोजेक्ट उठाना और भी आसान है। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एग्जांपल, तो एक टर्म सर्च करो, नीड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, नीड सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, वो सर्च करो, फिल्टर डालो पोस्ट का, पीपल व्यूअल छोड़ो, पोस्ट का। अब कुछ लोगों ने पोस्ट डाला हुआ ना कि नीड सोशल मीडिया मैनेजर, इतनी सारी प्रोफाइल सामने की, डीएम करो भाई। बिल्कुल, टारगेट जिसको जरूरत है डायरेक्ट तुम उसी को मैसेज करो। अब वहाँ पे लोग बोलेंगे यार कनेक्शन भेजने का ऑप्शन है, या फिर मैं मेल नहीं कर सकता, ईमेल का ऑप्शन आता है ना लिंक्डइन के ऊपर, 1 महीने का सेल्स नेविगेटर फ्री है, ईमेल करो, 50 ईमेल फ्री मिलते हैं। सही है। अगर डेली के ज़्यादा भी नहीं ना, तो अगर कोई इंसान 100 डीएम भी कर रहा है तो वो आराम से 2-4 क्लाइंट तो क्लोज कर सकता है बड़े आराम से। इंस्टाग्राम पे तो तुम 40-50 मैसेज करो, लिंक्डइन पे तुम्हें फ्री सेल्स नेविगेटर मिला 1 महीने के लिए, 50 ईमेल फ्री वहाँ पे होगा, 100 हो गए। मेल पे तो लिमिट ही नहीं है, तुम अपना 100 तो कर सकते हो दिन भर बैठ के, 200-300 आउटरीच कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज अगर 1% लेके चले महीने के हिसाब से, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भाग के क्लाइंट मिलेगा। काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा कुछ और आपकी तरफ से आप बताना चाहते हो ऑडियंस को? यार मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एक काफ़ी बड़े फाउंडर है, मुझे याद नहीं आ रहा किसने लाइन बोली थी, कि लोग डरते हैं कि करें ना करें, स्टार्ट करने से डरते हैं कि अगर किसी ने ये बोल दिया, फैमिली वाले ये बोल देंगे। आप स्टार्ट करो, पता चल जाएगा चल रही है चीज़ या नहीं चल रही। रिस्क नहीं लेते लोग। बिल्कुल सही है। अगर रिस्क लोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे, नहीं तो यही सोचते रहो कि भाई मेरे मामा क्या बोलेंगे, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेगा, अगर मैं कंटेंट बनाऊँ तो मैं ऐसा दिखूँगा वैसा दिखूँगा। भाई शुरू तो करो। बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई फेवरेट क्रिएटर है अब आज के ज़माने में, तो काफ़ी बड़ा क्रिएटर है, उसकी पहली वीडियो उठा के देखो कैसा बना रहा होगा। बेकार सा बैकग्राउंड, बेकार सी लाइट, आवाज़ भी ख़राब आ रही होगी, लेकिन फिर भी उसने स्टार्ट किया। लोग स्टार्ट नहीं करते, बस रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि सोसाइटी हो सकती है थोड़ा स्टार्टिंग से ट्रेडिशनल माइंडसेट ही चलता आ रहा है। तो जस्ट डू इट, जस्ट एक लाइन, जस्ट डू इट एंड स्टार्ट। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप हर्ष गोयल को इस पॉडकास्ट पर वापस बुलाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ताकि हम एजेंसी के लिए और फ्रीलांसिंग के लिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेके आ सके, और ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो कि तुम कैसे पैसा बना सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।